हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब बच्चे। हम लोगों ने चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट किया। चैप्टर नंबर 1 था हमारा पार्टनरशिप फंडामेंटल। एंड आज मैं आप लोगों के साथ एक नया चैप्टर हम लोग स्टार्ट करेंगे। और आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, छोटा सा चैप्टर है, इजी चैप्टर है, कुछ खास नहीं है। गुडविल वैल्यूएशन। गुडविल क्या होता है, गुडविल की वैल्यूएशन क्या होती है, आप लोग समझते हैं गुडविल से क्या समझते हैं आप लोग? गुडविल का मतलब क्या है? गुडविल का बेसिकली मतलब है मान सम्मान। किसकी क्या रेपुटेशन है मार्केट में, उसको उसकी गुडविल कहा जाएगा। कई बार आपने सुना होगा ना, कई बार आपने सुना होगा, जैसे मान लो किसी टीचर का नाम है तो आप कहते हो यार उस टीचर का नाम बहुत चल रहा है, मार्केट में उस टीचर का बहुत नाम चलता है। तो उसका ये मतलब थोड़ी है कि लिटरली कोई उसका नाम चला रहा है कि हाँ भाई सुमित त्यागी का नाम चल रहा है, ऐसा तो नहीं है। नाम चल रहा है मीन्स वॉट, कि उसकी रेपुटेशन अच्छी है, उसकी गुडविल अच्छी है। और गुडविल अगर मैं आपको बोलूं कि भाई गुडविल का मतलब ये है कि जिसके पास, टीचर के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बात करूं, कि अगर कोई मुझसे क्लास 11th में पढ़ा तो क्लास 12th भी वो मेरे से ही पढ़ेगा। तो इट मीन्स मेरी गुडविल उसकी नज़रों में अच्छी है, मेरी रेपुटेशन अच्छी है। ये होता है गुडविल। बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से गुडविल की क्या जरूरत पड़ी सर बिल्कुल पड़ी। गुडविल की वैल्यूएशन की जरूरत पड़ती है। अगर आप अपने बिजनेस को सोल्ड आउट करोगे तो पता होना चाहिए आपका क्या नाम काम है, आपके गुडविल की क्या वैल्यू है। इसके अलावा अगर कोई नया पार्टनर, आप एडमिशन लेते हो किसी नए पार्टनर का, तो जब नया पार्टनर आता है, एडमिशन होता है किसी नए पार्टनर का, तो पुराने पार्टनर उससे क्या कहते हैं कि भाई आप आज आए हो, हम इस बिजनेस को पिछले 20 साल से चला रहे हैं और इस पिछले 20 साल में हमने खून पसीना एक करके इस बिजनेस का एक नाम बनाया है। और वो जो हमने नाम बनाया है उस नाम के पैसे भी हमें आपसे चाहिए, आपके शेयर के। भाई पहले तो हम दो पार्टनर थे, हम दोनों ने मिलकर उसका नाम बना दिया, आज तो सेल जो है वो नाम पर चल रही है। आज तो जो सेल है वो नाम पे चल रही है। आप आओगे आपको सीधा उस नाम का बेनिफिट मिलेगा। नए पार्टनर से बोल रहे हैं ये पुराने पार्टनर, तो आप जब आ रहे हो तो कैपिटल तो लाओगे, कैपिटल के साथ साथ आप गुडविल का कुछ हिस्सा लाओगे। इसीलिए गुडविल की वैल्यूएशन जरूरी है एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर। इसके अलावा अगर कोई एग्जिस्टिंग पार्टनर में से रिटायर होके जा रहा है, तो जब कोई नया पुराना पार्टनर रिटायर होके जाता है तो वो भी तो ये कहेगा ना, मैं पिछले 15 साल से आप लोगों के साथ जुड़ा हुआ, मैंने मेहनत की, आप लोग सिर्फ मेरी कैपिटल मुझे वापस कर रहे हो, लेकिन जो मैंने इतने टाइम मेहनत कर कर नाम बनाया उसमें मेरा भी तो कुछ हिस्सा है। तो उस गुडविल में जो मेरा शेयर है वो भी तो मुझे वापस दो। रिटायरमेंट, डेथ के केस में गुडविल इसलिए जरूरी है। डिसोल्यूशन का मतलब हो गया कि फर्म ने अपना बिजनेस शट डाउन कर दिया, बेच दिया। तो जब आप अपना बिजनेस किसी को बेच रहे हो तो उसकी कंसिडरेशन भी तो तय करोगे कि आपको सामने वाले से कितना पैसा चाहिए अपने बिजनेस को बेचने पे। और वो डिपेंड करता है दो चीज़ों पर, एक आपके एसेट्स कितने हैं और दूसरा आपका नाम कितना है मार्केट में। ये होती है गुडविल, और ये जरूरत है गुडविल की कैलकुलेशन और वैल्यूएशन के लिए। जब आप मेरे से गुडविल की बात करते हो ना, तो गुडविल के टाइम पर मुझे दो एएस याद आते हैं, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 एंड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 इसकी वैल्यूएशन के बारे में डिस्कशन करता है, हालांकि एएस 10, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो 10 है वो फिक्स्ड एसेट का है, गुडविल का नहीं है। लेकिन गुडविल भी एक फिक्स्ड एसेट ही तो है। फिक्स्ड एसेट दो टाइप के होते हैं, एक टेंजिबल एक इनटेंजिबल। तो इनटेंजिबल ही तो है गुडविल भी, तो वो भी एक फिक्स्ड एसेट है। तो इसलिए एएस 10 के अकॉर्डिंग उसकी वैल्यूएशन आएगी। गुडविल है या नहीं है, कौन से टाइप की है, टाइप ऑफ गुडविल, फीचर ऑफ गुडविल, उसके आइडेंटिफिकेशन ऑफ गुडविल, ये सब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 बताता है। तो एएस 26 उसकी आइडेंटिफिकेशन करेगा और एएस 10 उसकी वैल्यूएशन करेगा गुडविल की। तो जब भी मैं गुडविल सुनता हूँ मुझे ये दो वर्ड जो है वो याद आते हैं या ध्यान में आते हैं। ठीक है जी, अब मैं आपके साथ थोड़ा सा गुडविल का बेसिक एक बार डिस्कस करता हूँ, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। ये रहा गुडविल का बेसिक, एक बार डिस्कस करते हैं। देखिए, क्लासिफिकेशन ऑफ गुडविल, एक तो इस बात को ध्यान रखोगे गुडविल कितने टाइप की है। गुडविल दो टाइप की है, एक परचेज गुडविल और एक सेल्फ जनरेटेड गुडविल। मान लो मैं किसी चलते हुए इंस्टीट्यूट को परचेज कर लेता हूँ,
कोई इंस्टीट्यूट है, मान के चलो साइंस का एक बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट है आकाश इंस्टीट्यूट। आकाश इंस्टीट्यूट को मैं परचेज कर लेता हूँ, या आईएएस का कोई बड़ा इंस्टीट्यूट है, मान लीजिए श्री राम आईएएस है, मैं उसको परचेज कर लेता हूँ। तो ये क्या किया मैंने, किसी को चलते हुए बिजनेस को परचेज कर लिया, उसकी गुडविल परचेज कर ली। वहां जो मैं पैसे पे करूंगा उसके नाम के लिए वो कहलाएगी परचेज गुडविल। सेल्फ जनरेटेड गुडविल क्या है? सेल्फ जनरेटेड गुडविल है मैंने खुद अपना एक ब्रांड बनाया, CS सुमित सर क्लासेस मैंने बनाया, और धीरे 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 विद द पैसेज ऑफ टाइम, विद एफर्ट्स, बहुत टाइम मैंने डिवोट किया, बहुत एफर्ट्स मैंने लगाए, और उसके बाद CS सुमित सर क्लासेस एक ब्रांड बन गया। तो ये जो मेरी गुडविल बनी है, मैंने किसी की परचेज नहीं की, मैंने अपनी गुडविल खुद बनाई, सेल्फ जनरेट की, उसे कहते हैं सेल्फ जनरेटेड गुडविल। तो परचेज गुडविल जब आप किसी की गुडविल परचेज कर रहे हो, सेल्फ जनरेटेड गुडविल जब आपकी अपनी खुद की गुडविल बना रहे हो। परचेज गुडविल बुक्स में रिकॉर्ड होती है, रिकॉर्ड इन बुक्स, विल नॉट बी रिकॉर्डेड इन बुक्स। लेकिन सेल्फ जनरेटेड गुडविल जो है वो बुक्स में रिकॉर्ड नहीं होती। सेल्फ जनरेटेड गुडविल कभी भी बुक्स में रिकॉर्ड नहीं होगी। मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, गुडविल की वैल्यूएशन के मेथड आपके कोर्स में बेसिकली 3 अलग अलग मेथड हैं। एवरेज प्रॉफिट मेथड, हालांकि एवरेज प्रॉफिट के भी अपने 2 मेथड होते हैं, एक सिंपल एंड एक वेटेड, फिर एक सुपर प्रॉफिट मेथड। कैपिटलाइजेशन के भी अपने 2 मेथड हैं, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट एंड कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। तो इसके भी अपने 2 मेथड हैं, ठीक है ना। एवरेज प्रॉफिट हो गया, एवरेज प्रॉफिट के 2 हो गए, कैपिटलाइजेशन हो गया, कैपिटलाइजेशन के 2 हो गए। अब एवरेज प्रॉफिट क्या है या सुपर प्रॉफिट क्या है, वेटेड एवरेज क्या है, ये मैं आपको कराऊंगा धीरे धीरे। थोड़ा सा थ्योरी पार्ट देख लेंगे एक बार। व्हाट डू यू मीन बाय गुडविल? व्हाट आर द फैक्टर्स विच अफेक्ट द वैल्यूएशन ऑफ गुडविल? अच्छा, जब ये क्वेश्चन आता है ना, व्हाट डू यू मीन बाय गुडविल, तो इसमें टर्म लिखी हुई है कि गुडविल इज वेरी इजी टू अंडरस्टैंड बट वेरी डिफिकल्ट टू डिफाइन। तो कई बार एज ए स्टूडेंट आप इसी को उसकी डेफिनेशन लिख देते हो, जो कि गलत है। वो सिर्फ एक उसका फीचर हो गया कि गुडविल इज इजी टू अंडरस्टैंड, समझना आसान है लेकिन उसको समझाना थोड़ा मुश्किल है। बट इट डजंट मीन ना कि आप उसी को उसकी मीनिंग या उसकी डेफिनेशन में लिख दोगे। गुडविल है क्या? गुडविल इज नथिंग मोर देन द प्रोबेबिलिटी। गुडविल कुछ ज़्यादा नहीं है, बस एक उम्मीद है, एक आशंका है, डेट योर ओल्ड कस्टमर, कि आपका जो पुराना ग्राहक है, पुराना कस्टमर है या पुराना स्टूडेंट है, विल रिजॉर्ट इनकम बैक टू ओल्ड प्लेस, वो लौट कर आपके पास ही आएगा और वो लौट कर आपकी ही इनकम करवाएगा। यही आपकी गुडविल है। डन। गुडविल को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं? आपकी मैनेजमेंट की एफिशिएंसी, आपके बिजनेस की लोकेशन, बिजनेस कहाँ है, उसका लोकेशन क्या है, कितनी अच्छी जगह है, क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट और सर्विसेज ऑफर्ड बाय एंटिटी, पास्ट परफॉर्मेंस ऑफ एंटरप्राइज, कस्टमर रिलेशन आप कितना अच्छा बनाते हो। गुडविल का नेचर, गुडविल एक इंटेंजिबल एसेट है। गुडविल की वैल्यूएशन क्यों जरूरत पड़ती है? एडमिशन के टाइम, रिटायरमेंट के टाइम, डेथ। अमलगामेशन का मतलब हो गया जब आप अपने बिजनेस को किसी और के साथ अमलगामेट करते हो, जोड़ते हो, या जब आपका फर्म सोल्ड हो रहा है। इंटेंजिबल एसेट है फीचर्स के नाम पर, मोर एंड मोर प्रॉफिट अर्न करके देता है। कस्टमर रिलेशन इज डायरेक्टली रिलेटेड विद गुडविल। ये एक फिक्टिशियस एसेट नहीं है। फिक्टिशियस एसेट क्या होता है? बेसिकली फिक्टिशियस एसेट होते हैं कुछ ऐसे एसेट जो एक्चुअली एसेट नहीं होते, लॉसेज होते हैं, जो अभी लॉस आपने शो नहीं किया होता। फॉर एग्जाम्पल एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट, फॉर एग्जाम्पल डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट। तो ये सब एसेट नहीं है, इनको फिक्टिशियस एसेट कहा जाता है। गुडविल के टाइप मैंने आपको बताया, परचेज और सेल्फ जनरेटेड। सुपर प्रॉफिट और नॉर्मल प्रॉफिट ये मैं जब आपको कराऊंगा तब बताऊंगा। चलिए अब शुरू करते हैं हम लोग अपना प्रैक्टिकल एस्पेक्ट इसका। मैंने आपको बताया था 3 अलग अलग मेथड्स हैं। अभी मैं बात करूंगा मेथड नंबर 1, और मेथड नंबर 1 है हमारे पास एवरेज प्रॉफिट मेथड।
गुडविल को वैल्यू करने का हमारा एक मेथड होता है एवरेज प्रॉफिट मेथड। गुडविल क्या है वो मैंने आपके साथ डिस्कस किया। गुडविल को वैल्यू करने की ज़रूरत क्यों पड़ेगी वो मैंने आपके साथ डिस्कस किया। अब ये गुडविल वैल्यू कैसे होगी और जो आपके कोर्स का पार्ट है, आप मेरे से वेटेज की बात करोगे तो 1 से लेके 4 नंबर में कुछ भी इसकी वेटेज आप मान सकते हो। बहुत बार ज़्यादातर टाइम इसकी वेटेज 1 से 2 मार्क्स की रही है, लेकिन ये बड़े क्वेश्चंस में भी आ जाता है और कई बार गुडविल की वैल्यूएशन सेपरेटली भी आ जाती है, तो इसलिए 1 से 4 मार्क्स तो मैं बोल के चलता हूँ। एवरेज प्रॉफिट मेथड के अकॉर्डिंग, और मैं जब एवरेज प्रॉफिट की बात करता हूँ तो उसमें भी दो हैं। पहले मैं आपके साथ सिंपल एवरेज प्रॉफिट की बात करूंगा। सिंपल एवरेज प्रॉफिट, गुडविल इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ परचेज ईयर्स। गुडविल इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ परचेज ईयर। गुडविल क्या है, एवरेज प्रॉफिट से मल्टीप्लाई करो नंबर ऑफ परचेज ईयर को, वो गुडविल है आपके पास। डन। अब सवाल ये है कि ये नंबर ऑफ परचेज ईयर क्या है सर, ये तो कुछ नया आया। एवरेज प्रॉफिट तो ठीक है, हमें पता लग रहा है कि एवरेज हो रहा है नंबर ऑफ प्रॉफिट्स का। अगर पिछले 5 साल का प्रॉफिट गिवन है तो 5 साल के प्रॉफिट्स को टोटल कीजिए, डिवाइड कीजिए 5 से, तो वो एवरेज प्रॉफिट आ गया। नंबर ऑफ परचेज ईयर बेसिकली क्या है, अगर मैं आज किसी का बिजनेस टेक ओवर करता हूं, अगर आज मैं किसी के बिजनेस को परचेज करता हूं, उसके नाम को परचेज करता हूं, तो कुछ टाइम ऐसा चला जाएगा कि अगर मैं कुछ ज़्यादा मेहनत ना भी करूं तब भी मैं उससे कमा सकता हूं। कुछ टाइम ऐसा चला जाएगा जब मैं ज़्यादा मेहनत ना भी करूं तब भी मैं उसके नाम पर कमा सकता हूं। तो वो जितना टाइम है उसको कहा जाता है नंबर ऑफ परचेज ईयर। नंबर ऑफ परचेज ईयर। और एवरेज प्रॉफिट मैंने आपको बताया कि पिछले जितने साल का प्रॉफिट गिवन है उसको नंबर ऑफ ईयर से डिवाइड कर दीजिए, वो आपका एवरेज प्रॉफिट आ गया। कोई सिंपल सा क्वेश्चन मैं इस पे आपको कराता हूँ। पहले कोई भी एक सिंपल सा क्वेश्चन ले लो, क्वेश्चन नंबर 1। प्रॉफिट अर्न बाय अ बिजनेस ओवर लास्ट 5 ईयर आर रुपीज 10,000, 12,000, 8,000, 7,000 एंड 13,000। ये पिछले 5 साल का प्रॉफिट आपको दिया हुआ है। फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ द बिजनेस इफ इट इज बेस्ड ऑन 3 ईयर परचेज ऑफ द लास्ट 5 ईयर एवरेज प्रॉफिट। अब एक चीज का ध्यान रखना, गुडविल के क्वेश्चंस में आपको दो अलग अलग ईयर्स गिवन होते हैं, एक जिसका एवरेज करना है और एक नंबर ऑफ परचेज ईयर। तो कई बार एज अ स्टूडेंट आप इन्हीं में कंफ्यूज हो जाते हो कि सर हमें तो कंफ्यूजन हो जाती है, अब हम तो 5 को जो है ना वो नंबर ऑफ परचेज ईयर मान लेते हैं। तो इसका मतलब फिर आपका अकाउंट्स वीक नहीं है, आपकी जो रीडिंग स्किल्स है या आपकी जो इंग्लिश की स्किल्स है वो वीक है। अकाउंट्स का तो काम ही नहीं है इस पॉइंट में। साफ साफ लिखा हुआ है ओवर द लास्ट 5 ईयर्स, तो पिछले 5 साल का प्रॉफिट है तो उससे आप डिवाइड कर लो। दूसरा, गुडविल ऑफ द बिजनेस इफ इट इज बेस्ड ऑन 3 ईयर परचेज, तो लिखा तो हुआ है 3 ईयर परचेज, तो नंबर ऑफ परचेज ईयर क्या हो गए, 3 हो गए, पिछले 5 साल का। चलिए, अब मैं अगर आपको ये क्वेश्चन करने को दूंगा तो आप कर तो दोगे, लेकिन प्रेजेंटेशन क्या है वो भी देखना जरूरी है। आंसर नंबर 1, प्रेजेंटेशन देखना। गुडविल, पहले तो आप लिखेंगे फॉर्मूला, जो भी उसका फॉर्मूला है, गुडविल इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ परचेज ईयर्स। गुडविल इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ परचेज ईयर। डन। अब अब आप क्या करेंगे, आप निकालेंगे नीचे, थोड़ा सा नीचे आएंगे आप, थोड़ी सी जगह छोड़ के आप वर्किंग नोट लिखेंगे। वर्किंग नोट नंबर 1, एवरेज प्रॉफिट। और एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है, सम टोटल ऑफ प्रॉफिट्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। जी हाँ, बिल्कुल ऐसे ही करना पड़ेगा आपको पूरा का पूरा। अब प्रॉफिट का सम टोटल देख लो, 10, 12, 8, 7, 13, तो आप यहाँ शो करो 10,
12, 8, 7, 13 डिवाइडेड बाय 5, डिवाइडेड बाय 5 सॉल्व करो। 10, 12 और 8 20, 20 और 10 30, 13 और 7 20, 30 और 20 50, 50,000 आपका आ गया डिवाइडेड बाय 5, 10,000 आपका एवरेज प्रॉफिट आ गया। अब इस एवरेज प्रॉफिट को आप यहाँ पुट करेंगे। नंबर ऑफ परचेज ईयर आपको गिवन है 3 ईयर्स। 30,000 आपकी गुडविल आ गई, उसके आगे रुपीस का साइन लगाना मत भूलना। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ रहा होगा। प्रेजेंटेशन कुछ इस तरीके से आपकी नज़र आनी चाहिए। ध्यान रखें, नोट करें, पॉज एंड नोट। डन। अब एक पॉइंट को जरा आपको ध्यान रखना है, बल्कि मैं उसका नोट आपको लिखवा ही देता हूँ। नोट फॉर कैलकुलेटिंग एवरेज प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट की कैलकुलेशन के लिए, फॉर कैलकुलेटिंग एवरेज प्रॉफिट we will consider normal business profits, normal business profits should not include abnormal losses and abnormal gains। जब मैं बात कर रहा हूं ना बच्चे आप लोगों से एवरेज प्रॉफिट की, तो एवरेज प्रॉफिट में हम लोग जो प्रॉफिट्स ले रहे हैं ना, वो नॉर्मल प्रॉफिट्स है, नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट्स। अगर किसी भी प्रॉफिट में, किसी भी ईयर के प्रॉफिट में आपको कोई एबनॉर्मल आइटम ऐड करके दिया हुआ है, तो आपको उसे हटाने के लिए माइनस करना पड़ेगा। कोई एबनॉर्मल गेन हो गया, फॉर एग्जांपल लेट्स से मैं कहता हूं कि कुछ टाइम पहले आग लगी थी हमारे गोडाउन में, इस साल मेरे को प्रॉफिट हुआ है 5 करोड़, अलग से 3 करोड़ मुझे इंश्योरेंस की कंपनसेशन मिली, तो मेरा टोटल प्रॉफिट मैंने दिखा दिया 8 करोड़। लेकिन क्या ये 8 करोड़ मेरा नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट है? नहीं, बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि ये जो 3 करोड़ की मुझे इंश्योरेंस कंपनसेशन मिली है, ये हर ईयर नहीं मिलेगी। ये इंश्योरेंस कंपनसेशन मुझे हर ईयर नहीं मिलेगी, बिल्कुल नहीं मिलेगी। तो इस चीज का ध्यान रखना। डन सर। इसी तरीके से अगर मैं कहता हूं मेरे यहाँ चोरी हुई है, अगर मेरे यहाँ चोरी हुई है और मेरी चोरी में नुकसान हो गया 5 लाख का, और मैंने प्रॉफिट दिखाया हुआ है 15 लाख माइनस 5 लाख 10 लाख करके, तो भाई चोरी हुआ ठीक है, मैंने मान लिया आपका नुकसान हुआ है, लेकिन वो एबनॉर्मल लॉस है, आपका बिजनेस का लॉस नहीं है, आपका रेगुलर बिजनेस लॉस नहीं है। हर साल थोड़ी चोरी होगी, कोई चोरों से आपका कोई प्यार मोहब्बत थोड़ी है कि हर साल वो दर्शन देने आएंगे आपके यहाँ। तो लॉस अगर हो रहा है बाय थेफ्ट, तो आपका वो बिजनेस लॉस नहीं है, नॉर्मल लॉस नहीं है, उसे वापस क्या करो, ऐड करो। तो जो आपने 15 माइनस 5 करके 10 दिखाया है, वो नॉर्मल प्रॉफिट नहीं है। नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट क्या है? 15 ही है। डन। तो अगर कोई एबनॉर्मल गेन है तो उसे माइनस करो, कोई एबनॉर्मल लॉस है तो उसे प्लस करो। इसी के ऊपर हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2। गुडविल शैल बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ 2 ईयर परचेज। अब ये 2 ईयर परचेज, तो नंबर ऑफ परचेज ईयर हो गए 2, ऑफ एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट ऑफ पास्ट 6 ईयर। पिछले 6 साल के प्रॉफिट्स तो आपको गिवन है, लेकिन ये जो प्रॉफिट्स हैं इसमें कुछ एबनॉर्मल आइटम्स भी इंक्लूड हैं। जैसे स्टॉक का लॉस हुआ, जैसे कोई वीआरएस ले गया, कोई किसी को आपने पहले रिटायरमेंट दे दी तो आपको उसे कंपनसेशन पे करनी पड़ी, जैसे कोई एसेट आपने सेल किया उसका प्रॉफिट इंक्लूड है, जैसे आपको इंश्योरेंस रिसीव हुआ, इंश्योरेंस कंपनसेशन रिसीव हुआ, जैसे लॉस बाय थेफ्ट हुआ, चोरी हुई है, जैसे आपको डिविडेंड रिसीव हुआ है, डिविडेंड होता है ना, इन्वेस्टमेंट पे रिसीव होता है, शेयर्स पे रिसीव होता है, ये सब चीज़ें। तो अब इन्हीं को मद्देनजर रखते हुए मैं आंसर नंबर 2 आप लोगों के साथ करूंगा। आंसर नंबर 2, सबसे पहले
तरीका वही रहेगा, गुडविल इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ परचेज ईयर्स। गुडविल इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ परचेज ईयर्स। डन। आगे बढ़ते हैं। अब मैं आऊंगा वर्किंग नोट पे। कैलकुलेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। अब ईयर्स हैं आपके पास, पिछले 6 साल हैं, 8 से शुरू हुआ है, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2004 और 2013। ये पिछले 6 साल आ गए आपके पास। प्रॉफिट्स जो गिवन है वो हैं 20,000 का प्रॉफिट, 60,000 का लॉस। 20,000 का प्रॉफिट, 60,000 का लॉस। 50,000 का प्रॉफिट, 45,000 का प्रॉफिट, 50,000 का प्रॉफिट, 45,000 का प्रॉफिट। 12,000 का लॉस, 40,000 का प्रॉफिट। 12,000 का लॉस, 40,000 का प्रॉफिट। ऐसे लाइन खींच लेता हूँ ना, आपको तो जरूरत नहीं है, आपकी तो नोटबुक में है ही। डन। ईयर हो गए, प्रॉफिट हो गए। अब एडजस्टमेंट्स। एडजस्टमेंट्स देखना, पहला क्या था कि ये जो 20,000 का प्रॉफिट आया है ना बच्चे आपके पास, ये आया है आफ्टर चार्जिंग लॉस ऑफ स्टॉक। स्टॉक का लॉस माइनस करने के बाद आया है। अब स्टॉक के लॉस के अगर बाद आया है तो हर बार तो आपका लॉस ऑफ स्टॉक होगा नहीं। तो ये जो 5,000 का आपने लॉस माइनस किया हुआ है, इसे क्या करेंगे आप, वापस ऐड कर देंगे। तो आपका क्या निकल कर आएगा, आपका निकल कर आएगा नॉर्मल प्रॉफिट। कैसे, 20,000 प्लस 5, 25,000। अगला था कि आपने किसी को समय से पहले रिटायरमेंट दे दी, तो आपको उसे कंपनसेशन पे करना पड़ा 60,000। बट ये इसी साल तो हुआ है, हर साल तो ये होगा नहीं। हर साल तो आप ऐसे किसी को समय से पहले रिटायर करोगे नहीं, हर साल तो आप कंपनसेशन दोगे नहीं। इस बार अगर आपने ये माइनस किया हुआ है तो आप क्या करेंगे, इस 60,000 को वापस ऐड कर देंगे। तो 60,000 का लॉस प्लस 60,000, नॉर्मल प्रॉफिट क्या रह गया आपका, 0 रह गया। इसके बाद आपका प्रॉफिट है 50,000 का, जिसमें कि एक 30,000 का प्रॉफिट इंक्लूड है। और ये 30,000 का प्रॉफिट कहाँ से आया था, आपने कोई एसेट सोल्ड किया है, एसेट सोल्ड करके आपको प्रॉफिट हुआ। लेकिन एसेट सोल्ड करना आपका बिजनेस नहीं है। एसेट आप एक बार सोल्ड करोगे, 2 बार करोगे, बट वो आपका नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट नहीं है। तो ये प्रॉफिट से आपका ये 50,000 इंक्रीज हो रहा होगा, आप इसे वापस माइनस कर दो। ये हो गया एबनॉर्मल गेन था, इसीलिए हम उसे वापस माइनस कर रहे हैं 30,000। 20,000 आ गया। 2011 45,000 इंक्लूड है क्लेम ऑफ इंश्योरेंस रिसीव 15,000। वही सेम बात, आपको इंश्योरेंस कंपनसेशन रिसीव हुआ है 15,000 का, तो वो इसमें ऐड हो रहा होगा, माइनस कर दो। कितना बचा आपका नॉर्मल प्रॉफिट, 30,000 बचा। 2012 में आपका लॉस हो रहा है 12,000, लॉस बाय थेफ्ट, और चोरी हुई थी 22,000 की। तो 22,000 आपने माइनस किए होंगे, उसे क्या करो, वापस ऐड करो। कोई चोरों से हमारी मोहब्बत नहीं है कि बार बार चोर आएंगे हमारे घर पर। 10,000 क्या बचा आपके पास, ऐड हो गया, 10,000 बचा आपके पास। 40,000 में आपको डिविडेंड रिसीव हुआ था 5,000 का, आपका बिजनेस का नॉर्मल प्रॉफिट नहीं है, तो वापस माइनस कर दो। अब आप इसका टोटल करेंगे, 20 और 30 50, 50 और 10 60, 60 हो गया, और 35 और 25 60 ये हो गया। तो टोटल प्रॉफिट आ गया 120। एवरेज प्रॉफिट करने के लिए मैं इस 120 को डिवाइड करूंगा नंबर ऑफ ईयर से,
6 साल के प्रॉफिट्स हैं ये आ गया आपके पास ₹20,000। एवरेज प्रॉफिट ₹20,000। नंबर ऑफ परचेज ईयर आपको क्वेश्चन में कितने गिवन थे? 6 नहीं था, 2 था, 2 ईयर्स। गुडविल आ गई आपके पास 40,000। तो ये उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा। एक बार नोट करेंगे इसको। पोज एंड नोट हो गया, अगेन पोज एंड नोट। ठीक है जी। तो इस तरीके से हमारा नॉर्मल प्रॉफिट निकलता है, वो मैंने आपको बताया। क्वेश्चन नंबर 2 आपके साथ किया। क्वेश्चन नंबर 3 करूंगा नहीं, सिर्फ आपको शो कर रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 3, द फॉलोइंग वर द प्रॉफिट ऑफ द फर्म फॉर लास्ट 3 ईयर्स। 31 मार्च 2001 में आपका प्रॉफिट है 4 लाख, जिसमें कि एक एबनॉर्मल गेन इंक्लूड है। तो कितना रह जाएगा ये? 350, 5 लाख। एक एबनॉर्मल लॉस माइनस हुआ 1 लाख का, तो वापस ऐड कर लो, कितना हो गया? 6 लाख। 4.5 लाख, ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है। एक्सक्लूड है, एक्सक्लूड। अभी तक आप पढ़ते आ रहे हो इंक्लूडिंग या आफ्टर, इंक्लूडिंग 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 इंक्लूडिंग, अब देख रहे हो, या आफ्टर। तो आफ्टर या इंक्लूडिंग दोनों का मतलब है कि उनकी ट्रीटमेंट इसमें हो रखी है। लेकिन यहाँ क्या है? एक्सक्लूडिंग। एक्सक्लूडिंग का मतलब है कि ये जो भी आइटम है, आगे मेरे को नहीं पता क्या है, लेकिन अभी उसकी एडजस्टमेंट नहीं हुई थी इस ईयर के प्रॉफिट में। है क्या ये? 50,000 पेबल ऑन इंश्योरेंस ऑफ प्लांट एंड मशीनरी। आपने प्लांट एंड मशीनरी का इंश्योरेंस करा रखा है, उसके प्रीमियम जाती है, उसकी किस्त जाती है हर साल। 50,000 वो पे हुई थी, बट आपने अभी तक उसको माइनस नहीं किया। तो क्या मैं उसे क्या करूँ? आप बताओ मुझे, क्या सोचते हो, क्या करूँ मैं उसको? अब यहाँ पर कुछ स्टूडेंट कहेंगे कि सर देखो, क्योंकि माइनस ही नहीं हुआ तो हम उसे एड बैक भी नहीं करेंगे। डन, एड बैक तो नहीं करेंगे। कुछ स्टूडेंट जो मेरी तरह समझदार हैं वो कहेंगे कि नहीं सर, हम इसे माइनस करेंगे। माइनस क्यों करेंगे? क्योंकि प्लांट एंड मशीनरी पे इंश्योरेंस का प्रीमियम अगर आप पे कर रहे हो तो वो आपका नॉर्मल बिजनेस एक्सपेंस है। ये तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में माइनस हो जाना चाहिए था, पहले ही डेबिट हो जाना चाहिए था, लेकिन आपने किया नहीं। तो ये तो एक तरीके से एरर ऑफ ओमिशन है कि भैया हमसे रह गया तो उसे करो। हाँ, अभी तो ये माइनस हो गया, ठीक है, 450 माइनस 50, 4 लाख बचा। लेकिन सवाल ये है कि मान लो अगर ये लिखा हुआ है एक्सक्लूडिंग ₹50,000 एज लॉस बाय फायर, कि भाई 50,000 का नुकसान हुआ था फायर से, लेकिन एक्सक्लूडिंग लिखा हुआ है। तो एक्सक्लूडिंग का मतलब है कि ये हमने घटाया नहीं। तो बहुत अच्छा किया आपने घटाया नहीं। अगर घटा दिया होता तो इसे वापस ऐड करना पड़ता, लेकिन अब हम इसे इग्नोर कर सकते हैं। लेकिन वो कब? जब एक्सक्लूडिंग कोई एबनॉर्मल आइटम हो। यहाँ पर एक्सक्लूडिंग एक नॉर्मल आइटम था, तो नॉर्मल ट्रीटमेंट हमें उसे देनी थी। आप इनका टोटल करेंगे तो आप पाएंगे 13,50,000। एवरेज है पिछले 3 साल का, तो 4,50,000 इंटू 2, 9 लाख की गुडविल आपके पास आ गई। 9 लाख की गुडविल आपके पास आ गई। डन। कैलकुलेट द गुडविल ऑफ अ फर्म on the basis of 3 years purchase of the weighted average profit of last 4 years। अब आ गया आपके पास वेटेड एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट आपका फिनिश हुआ, अब आ गया आपके पास वेटेड एवरेज प्रॉफिट। वेटेड एवरेज प्रॉफिट गुडविल इक्वल टू वेटेड एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ परचेज ईयर्स। और ये वेटेड एवरेज प्रॉफिट कैसे निकलता है वो भी आप समझें। वेटेड एवरेज प्रॉफिट कैसे निकलता है वो भी आप समझें। वेटेड एवरेज प्रॉफिट हो गया आपका
टोटल ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय टोटल ऑफ वेट्स। इसको समझना पड़ेगा हमको, और एक क्वेश्चन के थ्रू इसको समझेंगे। इसको हम एक क्वेश्चन के थ्रू समझेंगे। मैं आपके साथ क्वेश्चन पे आ रहा हूँ सीधा सीधा। पहले मैं आपके साथ एक सिंपल क्वेश्चन करता हूँ वेटेड एवरेज का, क्वेश्चन नंबर 5, फिर मैं 4 पे आऊँगा, वो थोड़ा सा टेढ़ा है। द प्रॉफिट ऑफ द फर्म फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च फॉर द लास्ट 5 ईयर, पिछले 5 साल का दिया हुआ है आपको, 1990 का, 2000 का, 2001 का, 2002 का, 2003 का। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 3 ईयर परचेज, तो नंबर ऑफ ईयर हो गए 3, ऑफ वेटेड एवरेज प्रॉफिट। तो क्वेश्चन में ना आपको गिवन होगा कि वेटेड एवरेज प्रॉफिट का इस्तेमाल करो, तभी आप उसका यूज करोगे। और वेट क्या होंगे, 1 2 3 4 5 रिस्पेक्टिवली फॉर दिस ईयर। डन। तो करना क्या है, और ये वेट क्या है वो भी बताऊंगा कि सर ये वेट है क्या, वो भी बताऊंगा। थोड़ा सा सब्र रखो, भरोसा रखो। आंसर नंबर 5। आंसर नंबर 5, गुडविल इक्वल टू वेटेड एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ परचेज ईयर्स। अब आ जाओ नीचे, वर्किंग नोट नंबर 1, कैलकुलेशन ऑफ वेटेड एवरेज प्रॉफिट, कैलकुलेशन ऑफ वेटेड एवरेज प्रॉफिट। डन। ईयर प्रॉफिट वेट्स प्रोडक्ट। 5 साल के प्रॉफिट है, 1999 से शुरू हो गए, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003। प्रॉफिट 20, 24, 30, 25, 18, 20, 24, 30, 25, 18। वेट आपको जो गिवन है वो गिवन है 1 2 3 4 5, और वेट ऐसे ही गिवन होंगे आपको कि 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 7 8, जितने ईयर हैं उसके हिसाब से आप करोगे इसका प्रोडक्ट। 20,000 इंटू 1, 20,000, 24,000 इंटू 2, 48,000, 30,000 इंटू 3, 90,000, 25,000 इंटू 4, 1 लाख, 18,000 इंटू 5, 19,000। अब आप इनका टोटल करें तो 000 तो ऐसे ही चलेगी, या वैसे कर लेते हैं, 1 लाख प्लस 90 190 प्लस 90 280, 280 और 20 3,3,48,000। अब आप करेंगे वेटेड एवरेज प्रॉफिट, और आपका वेटेड करने के लिए आपके पास वेट का टोटल भी होना चाहिए। 3 और 3 6 4 10 और 5 15। वेटेड एवरेज प्रॉफिट फॉर्मूला है प्रोडक्ट का टोटल 3,48,000 डिवाइडेड बाय 15, 3,48,000 डिवाइडेड बाय 15, 15 दूनी 30, 4 आ गया, 15 तिया 45, 15 छिका 30, 23,600 आपका है वेटेड एवरेज प्रॉफिट आया। इसको आप यहाँ यूज करेंगे 23,600। नंबर ऑफ परचेज ईयर है 3, 6 तिये 18, 3 तिया 9 और 1 10, 3 दूनी 6 और 1 7।
कैलकुलेशन कोई एरर हो तो प्लीज उसे ठीक कर लीजिएगा, बाकी कंसेप्ट तो क्लियर है। अब सवाल ये उठता है, अभी नोट मत करो, पहले सवाल ये उठता है कि सर ये हुआ क्या, वेट आपने दिए क्यों? सर वेट इसलिए दिए, एक कंसेप्ट होता है, आप आगे बढ़ेंगे 12th के बाद, आगे तो बढ़ेंगे ना, 12th में पास करोगे आगे बढ़ोगे, तो 12th के बाद आप जहाँ भी पहुँचोगे, मान लो आप बीकॉम करते हो, ग्रेजुएशन करते हो, या सीए करते हो, सीएस करते हो, सीएमए कुछ भी करते हो, कॉमर्स से में रिलेटेड हायर स्टडीज जब आप करोगे, तो एक कंसेप्ट आता है टाइम वैल्यू ऑफ मनी। टाइम वैल्यू ऑफ मनी क्या है, लेट्स से मैं आपको समझाता हूँ। आज से 20 साल पहले, 20 साल ज़्यादा तो नहीं हो गया, ठीक है, आज से 20 साल पहले में मिठाई खाने का शौक है जी, आपको भी है, हमें भी होता है। पैसे नहीं थे 20 साल पहले, थोड़ा सा गरीबी थी, तो मैं एक दुकान पे गया, हलवाई की दुकान पे गया, एक स्वीट शॉप पे गया, और स्वीट शॉप पे जाके मैंने उसको पूछा कि भाई ये वाली जो मिठाई है, ये वाली जो स्वीट है, ये कितने की है? उसने बोला सर ये है 1000 रुपये किलो। 1000 रुपये किलो महंगी थी। मैंने कहा छोड़ो यार, पापा ने मुश्किल से 200-400 रुपये दिए हैं, उसको संभाल के रखते हैं। और मैंने लाकर वो पैसा जो है 200 रुपये लॉकर में रख दिए। डन। अब मैं, कई साल बीत गए, पैसा रख दिया, पढ़ाई की, सीए बन गए, पैसा भी ठीक ठाक आ गया। कई साल बाद, 10-15 साल बाद मैं दोबारा उसी दुकान पे गया। अब भाई पैसे की तो दिक्कत नहीं है, अब तो पैसा आ गया। सफाई कर रहे थे, तिजोरी में दिखी, तिजोरी में से निकाले, वो 200 रुपये मिले जो हमने उस समय रखे थे संभाल के। मैं फिर उसी दुकान पे गया, वही अंकल जी बैठे हुए थे, थोड़े से बुजुर्ग हो गए थे। मैंने पूछा अंकल जी ये वाली मिठाई चाहिए थी, कितने की है? उन्होंने बोला बेटा 5000 रुपये किलो। 5000 रुपये किलो? क्या अंकल जी झूठ बोल रहे हो? अंकल जी अभी तो आपसे पूछ के गया था कुछ टाइम पहले, जब तो आप कुछ और रेट बता रहे थे। अंकल जी कहेंगे बेटा कब आया था, कितना टाइम पहले? मैं कहा यही कोई 10-20 साल पहले। तो क्या अंकल जी झूठ बोल रहे हैं? नहीं। क्या मैं झूठ बोल रहा हूँ? नहीं। तो ये हुआ क्या? हुआ ये कि जो आपके पैसों की वैल्यू आज से 10 साल पहले थी, वो वैल्यू आज नहीं है। हम इसे ऐसे भी समझ सकते हैं कि समय जो है वो पैसे के मोल को, पैसे के वैल्यू को खा जाता है। अगर ये 20,000 की वैल्यू 1999 में 20,000 थी, तो क्या 2003 में भी ये 20,000 की वैल्यू 20,000 रही होगी? द आंसर इज नो। 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना हो गई होगी। तो ये जो टाइम फैक्टर ऑफ मनी है, कि समय के साथ पैसे की वैल्यू बढ़ती चली गई, उसको प्रोपोर्शनेट करने के लिए, उसको इंक्लूड करने के लिए हम वेट से उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्योंकि आपके लिए ये कंसेप्ट न्यू है, तो इन्होंने इसका सरल निकाला हुआ है वेट लगाना। अदरवाइज वेट के हिसाब से नहीं होता, आगे आप जाओगे किसी और तरीके से होती हैं चीज़ें, बट अभी आपको वेट के हिसाब से समझना है। सीबीएसई में वेटेड एवरेज प्रॉफिट आप तभी लगाते हो जब आपके एग्जाम में क्वेश्चन में लिखा हुआ होगा। आगे जब आप बढ़ोगे, 12th के पार करोगे, तो आप देखोगे वेटेड एवरेज प्रॉफिट लगाना है कि नहीं लगाना है, डिपेंड करेगा प्रॉफिट के ट्रेंड पर। अगर प्रॉफिट में एक पर्टिकुलर ट्रेंड है, चाहे वो इंक्रीजिंग ट्रेंड हो, चाहे वो डिक्रीजिंग ट्रेंड हो, जैसे आपने यहाँ क्या देखा, 20, 24, 30, लेकिन उसके बाद फिर 25 और 18 हो गया, तो ये कोई ट्रेंड नहीं है। ना तो ये लगातार बढ़ा, ना ये लगातार घटा। ट्रेंड होता है तो आप ऑटोमेटिकली वेटेड एवरेज को यूज करते हो, लेकिन सीबीएसई में ऐसा नहीं है। सीबीएसई में आप वेटेड एवरेज को यूज करते हो जब क्वेश्चन में लिखा हो। और वेट्स क्या है वो भी मैंने आपको बताया, क्वेश्चन में गिवन होंगे, टाइम वैल्यू ऑफ मनी है ये, उसको मद्देनजर रखते हुए किया जाता है। अब आप इसको नोट करेंगे, पोज एंड नोट। पोज एंड नोट्स। हाँ जी, हो गया यहाँ तक? ठीक है जी। अब मैं आप लोगों के साथ स्टार्ट करूंगा, यही टॉपिक रहेगा, लेकिन क्वेश्चन थोड़ा सा टेढ़ा हो जाएगा, और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 4, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। Calculate the goodwill of a firm on the basis of 3-year purchase of the weighted average profit of last 4 year। आपको गुडविल कैलकुलेट करनी है, किसकी गुडविल कैलकुलेट करनी है? आपको फर्म की गुडविल कैलकुलेट करनी है। नंबर ऑफ परचेज ईयर क्या है? नंबर ऑफ परचेज ईयर हैं 3। वेटेड एवरेज प्रॉफिट आपको यूज करना है, पिछले 4 साल का प्रॉफिट आपको गिवन है, 2005, 6, 7, 8।
द इशू इज कि कुछ एडजस्टमेंट्स की रिक्वायरमेंट है, कुछ गलतियां हुई हैं या कुछ एडजस्टमेंट्स रह गई हैं, देखते हैं। इन द ईयर 2006, 2006 में रुपीज 10,000 इज स्पेंट एज वेजेस ऑन इंस्टॉलेशन ऑफ अ मशीन। द गिवन अमाउंट इज चार्ज अगेंस्ट रेवेन्यू। डेप्रीशिएशन ऑन मशीन इज टू बी चार्ज एट द रेट ऑफ 10% पर एनम। ये आपकी एक एडजस्टमेंट है, ये आपकी दूसरी है और ये आपकी तीसरी है। क्वेश्चन में तीन अलग अलग एडजस्टमेंट है। पहली एडजस्टमेंट कहती है कि साल 2006 की बात है, बल्कि इसको आप ऐसे समझना, बिगिनिंग ऑफ ईयर 2006, 10,000 आपने खर्च किए थे किसी मशीन की इंस्टॉलेशन के लिए। कोई मशीन की इंस्टॉलेशन कराई थी, उसकी वेजेस पे की होगी। तो जब आप किसी एसेट की इंस्टॉलेशन पे पेमेंट करते हो तो वो उसी एसेट की कॉस्ट का पार्ट बन जाता है। आपको याद होगा, हिस्टोरिकल कॉस्ट कंसेप्ट के नाम से भी आपने इसको पढ़ा हुआ है क्लास 11th में, कि अगर आपने किसी मशीन की इंस्टॉलेशन करवाई है और उस समय आपने कुछ भी खर्चा किया है तो वो उसी मशीन की कॉस्ट का पार्ट बनेगी, यानी वो एक कैपिटल एक्सपेंस है, वो आपके पीएनएल में डेबिट नहीं होगी, जस्ट लाइक अदर रेवेन्यू एक्सपेंसेस। डन। वही गलती आपने की, आपको उसे कैपिटलाइज करना था, मशीन की वैल्यू बढ़ानी थी, एक तरीके से 10,000 की मशीन इंक्रीज करनी थी, लेकिन वो अमाउंट चार्ज हो गया अगेंस्ट रेवेन्यू। आपने गलती से उसको अपना खर्चा दिखा दिया, प्रॉफिट के अगेंस्ट चार्ज कर दिया, तो प्रॉफिट आपका कम हो गया होगा 2006 का। तो अब क्या करोगे आप, एक तो प्रॉफिट बढ़ाओगे 2006 का। डन है सर। लेकिन आगे कहता है मशीन पे डेप्रीशिएशन भी लगना था 10% पर एनम। तो अब मैंने उसको दिखा दिया खर्चा, जिसकी वजह से मेरा प्रॉफिट हो गया कम, तो अब मैं प्रॉफिट को बढ़ा दूंगा, वो तो पॉइंट क्लियर हो गया, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मुझे करना क्या था, मुझे करना था मैं उसे मशीन बढ़ाता। तो अगर मैं मशीन इंक्रीज करता 10,000 से, तो फिर मेरी मशीन पे डेप्रीशिएशन भी तो लगती ना 10,000 पे, तो उसका भी ध्यान रखना है। तो इस तरीके की एडजस्टमेंट है, पहले एडजस्टमेंट की है, पहले मैं इसके साथ आपको स्टार्ट कराता हूँ क्वेश्चन। आंसर नंबर 4। आंसर नंबर 4, गुडविल इक्वल टू वेटेड एवरेज प्रॉफिट इनटू number of purchase year, weighted average profit into number of purchase years। वर्किंग नोट, कैलकुलेशन ऑफ वेटेड एवरेज प्रॉफिट। ईयर कहाँ से स्टार्ट है, ईयर 2005 से स्टार्ट है, अगले 4 साल। तो 2005, 2006, 2007, 2008, और ये पिछले 4 साल का आपको क्वेश्चन में प्रॉफिट भी गिवन है, 25, 27, 46,900, 53,810, 53,810। पहली एडजस्टमेंट क्या कह रही थी, पहली एडजस्टमेंट के अकॉर्डिंग आपने 2006 में वेजिस को गलती से अपना खर्चा मानकर 10,000 से प्रॉफिट कम किया होगा, तो उसे वापस बढ़ा दो। डन। लेकिन इसका एक इम्पैक्ट और आएगा, उसका ये इम्पैक्ट आएगा कि आपकी मशीनरी इंक्रीज होगी। तो जब मशीनरी इंक्रीज होगी तो उस पर डेप्रीशिएशन लगेगा। अब डेप्रीशिएशन कैसे लगेगा मशीन पे, वो देखो। 2006 में लगेगा 10%, 1,000, फिर बचेगी 9,000। तो 1,000 डेप्रीशिएशन 2006 में माइनस होगा, फिर 9,000 पे 900 रुपये माइनस होगा 2007 में,
और 2008 में क्योंकि ये बचा 8100 तो उसका 810 रुपये। समझे बात आप? सर क्वेश्चन में कुछ भी नहीं लिखा हुआ तो डेप्रिसिएशन का मेथड कौन सा फॉलो मानोगे? डेप्रिसिएशन का मेथड मानोगे आप WDV। तो और मैंने वहां लिखवाया बिगिनिंग ऑफ द ईयर। तो साल की शुरुआत में अगर आपने कोई मशीनरी ली थी तो आपको उस पर डेप्रिसिएशन पूरे साल का लगाना चाहिए था, 10,000 का 10% 1,000। फिर उसकी वैल्यू रह गई 2007 की स्टार्टिंग में 9,000। 2007 में डेप्रिसिएशन लगा 900 रुपये। 2008 की स्टार्टिंग में रह गई 8,100। उस पर डेप्रिसिएशन लगा 810। इसको नोट करना है कहीं पे क्या? तो कर लो, क्योंकि मैं इसे रब करूंगा। पॉज करके फटाफट नोट करो, करना है तो। ठीक है जी, ये अड़चन बनेगा। डन। डेप्रिसिएशन भी हो गई, तो ये मेरी पहली एडजस्टमेंट हुई। दूसरी एडजस्टमेंट भी देख लेना, लेकिन तीसरी एडजस्टमेंट में कहता है एनुअल पेमेंट है 5,000 की टू कवर ऑफिस एक्सपेंसेस। ये आप शायद करना भूल गए होगे, हैवी इजी। 5,000 हर साल माइनस कर दो। इसमें आप ऐसे भी कर सकते हो कि पहले एवरेज प्रॉफिट निकाल के फिर उस एवरेज प्रॉफिट में से एक बारी में सिर्फ एक बार 5,000 माइनस कर दो एनुअली के हिसाब से, तो वो भी ठीक है। एडजस्टमेंट नंबर 2 क्या है ये देखना ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट है। कहता है क्लोजिंग स्टॉक 2006 का और 2007 का ओवर वैल्यूड है। ओवर वैल्यूड समझते हो? ज़्यादा है। मैंने पहले पकड़ा 2006 का क्लोजिंग स्टॉक। अगर क्लोजिंग स्टॉक ज़्यादा है, आप मुझे बताओ क्लोजिंग स्टॉक किस साइड आता है? आप बनाते हो ट्रेडिंग अकाउंट, है ना? ट्रेडिंग अकाउंट में यहां पर आता है बाय क्लोजिंग स्टॉक, यानी क्रेडिट साइड। और क्रेडिट साइड हो गई आपकी इनकम वाली साइड। अगर इनकम वाली साइड ज़्यादा है, अगर क्लोजिंग स्टॉक ज़्यादा है, तो इट मीन्स आपका प्रॉफिट भी क्या आया होगा? ज़्यादा आया होगा। क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड। अगर क्लोजिंग स्टॉक ज़्यादा है, क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट में किस साइड आता है? क्रेडिट साइड आता है। तो अगर क्लोजिंग स्टॉक ज़्यादा है तो क्लोजिंग स्टॉक ज़्यादा होने का मतलब है कि आपकी क्रेडिट साइड ज़्यादा है। और क्रेडिट साइड ज़्यादा है इसका मतलब प्रॉफिट क्या आया होगा? ज़्यादा आया होगा। गलती से तो उसे कम कर दो। 2006 में कितने का क्लोजिंग स्टॉक ज़्यादा है? 2,000। तो 2006 में 2,000 का प्रॉफिट ज़्यादा आया होगा और 2007 में 4,000 का प्रॉफिट ज़्यादा आया होगा। क्या इतना आसान था ये? नहीं, इसमें एक हिडन एडजस्टमेंट भी है। हिडन एडजस्टमेंट ये है कि अगर क्लोजिंग स्टॉक ज़्यादा है अगर क्लोजिंग स्टॉक ज़्यादा है तो ओपनिंग स्टॉक भी तो ज़्यादा रहा होगा अगले साल का। भाई जो 2006 का क्लोजिंग स्टॉक है, जो 2006 का क्लोजिंग स्टॉक है, वही तो 2007 का ओपनिंग स्टॉक बनता है। तो अगर 2006 में क्लोजिंग स्टॉक ज़्यादा है तो मैं कह सकता हूँ कि मेरे 2007 का ओपनिंग स्टॉक भी ज़्यादा रहा होगा। और ओपनिंग स्टॉक आता है टू साइड। टू साइड होती है डेबिट वाली, यानी खर्चे वाली साइड। तो अगर खर्चा ज़्यादा दिखा दिया, ओपनिंग स्टॉक ज़्यादा दिखा दिया, खर्चा ज़्यादा दिखा दिया, तो प्रॉफिट क्या करा होगा? कम करा होगा। तो ओपनिंग जैसे 2006 में 2,000 का क्लोजिंग ज़्यादा है तो 2007 में 2,000 का ओपनिंग ज़्यादा रहा होगा, जिसकी वजह से 2007 का प्रॉफिट कम आया होगा। उसे वापस बढ़ा दो, वापस बढ़ा दो। इसी तरीके से 2007 का क्लोजिंग ज़्यादा था 4,000, जो कि 2008 का ओपनिंग बन गया होगा। 2008 का ओपनिंग डेबिट साइड आया होगा, डेबिट खर्चा ज़्यादा आया होगा। तो 2008 में आपने खर्चा ज़्यादा दिखाया होगा तो प्रॉफिट कम दिखाया होगा या कम निकला होगा। तो उसे अब ठीक करो, वापस 4,000 बढ़ा दो। आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा। नहीं आया होगा तो मेरी ज़ुबान आप लोगों के हाथ में ही है। दोबारा रिवर्स करके देख लो, आपको समझ आ जाएगा अच्छे से। बस ध्यान रखना, क्लोजिंग स्टॉक चाहे तो उसको लिख लो कहीं पर, मैं लिखवाऊँ क्या? इसको रब कर रहा हूँ, नोट करना है तो कर लो पॉज करके। एक नोट डाल लेना। अगर क्लोजिंग स्टॉक ज़्यादा है
तो प्रॉफिट भी क्या हुआ होगा, ज़्यादा। रेक्टिफिकेशन उसकी क्या रहेगी, उसकी रेक्टिफिकेशन ये रहेगी कि प्रॉफिट को लेस कर दो, कम कर दो। अगर ओपनिंग स्टॉक ज़्यादा है तो प्रॉफिट क्या आया होगा उस पर्टिकुलर ईयर में, प्रॉफिट कम आया होगा। तो क्या कर दो, प्रॉफिट को वापस ऐड कर दो। तो प्लीज़ इन चीज़ का ध्यान रखना। अब मैं जो मेरा प्रॉफिट है, सही वाला प्रॉफिट वो निकालूंगा। 25 माइनस 5 20,000 आ गया। 27 प्लस 10, 27 प्लस 10 कितना हो गया, 37 माइनस 5 6 7 8। तो 37 में से 8 माइनस कर दो, 29 बचा। 46,900 माइनस 900 46 माइनस 5 41 माइनस 4 37 माइनस प्लस 2 39। 5 4 9 9,900 9,900 प्लस 2,000 7,900 माइनस करो तो 46 में से 7 गया तो 9 बचा। ठीक है, अब ये आपका आ गया 53 माइनस दिस और माइनस करो 1,000 तो 52,000 आ जाएगा। ये आपका नॉर्मल प्रॉफिट आया। इस नॉर्मल प्रॉफिट पे मैं वेट को मल्टीप्लाई कर देता हूँ। भूल गए क्या, वेटेड एवरेज का क्वेश्चन चल रहा है। 3 4 20,000 58,000 9 3 जा 27 1,07,000 2,08,000। अब वेटेड एवरेज प्रॉफिट, मैं इसको प्लस करूंगा। एक बार असिस्टेंट की हेल्प ले लेता हूँ, कहीं कोई एरर ना रह जाए। तो एक बार तो मैं इसको भी क्रॉस वेरीफाई कर लेता हूँ। 29,000 इंटू 2, 39,000 इंटू 3। देखा, जल्दबाजी में गलती हो जाती है। 52,000 इंटू 4 2,08,000 प्लस 1,17,000 प्लस 58,000 प्लस 20,000 4,03,000 आ रहा है। डिवाइड करो 4 3 7 8 9 10 से, टोटल वो वेट से डिवाइड करना है ना। 40,300 आपका वेटेड एवरेज प्रॉफिट आ गया। इस 40,300 को मल्टीप्लाई करो नंबर ऑफ परचेज ईयर से। कितने थे आपके पास, 3 थे। 3 ईयर्स डिवाइडेड बाय 10 इंटू 3। तो आपकी जो गुडविल निकल कर आई क्वेश्चन में, वो निकल कर आई 1,20,900। तो बाकी तो सेम था क्वेश्चन। जो मेन पॉइंट है वो है एडजस्टमेंट्स वाला। बार बार देख लेना, रिपीट कर करके देख लेना इसको। एडजस्टमेंट वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट करो। आंसर नंबर 4 है। पोज एंड नोट। पोज एंड नोट। ठीक है जी, ये मैंने आपके साथ गुडविल स्टार्ट किया आज। और गुडविल का हमने एक टॉपिक जो है वो लगभग लगभग क्या पूरा ही कंप्लीट कर लिया, क्वेश्चन नंबर 5 तक। अब नेक्स्ट लेक्चर में मैं आप लोगों के साथ गुडविल को हम कंप्लीट कर लेते हैं। 2 ही लेक्चर इसमें लगते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 2.5 लग जाएगा। नेक्स्ट क्लास में मैं आपके साथ सुपर प्रॉफिट और इसका लास्ट टॉपिक करूंगा। आज के लिए इतना ही। प्लीज़ रिवाइज करके रखिएगा। थैंक यू, बाय बाय।